ना। तो बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मार्क्स भी भरपूर मिलता है, खुशी भी होता है और सॉल्व करने को आता है तो अच्छा लगता है। तो क्या है भाई, तो तुमने देखा पिछले कुछ सेशंस में हम लोग कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं। ठीक है, इसलिए नहीं भर रहे हैं क्योंकि हमको मजे आ रहे हैं, इसीलिए भर रहे हैं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सडनली आसमान का ऐसा टच करता है, छूता है आसमानों को, बहुत तेजी से उसका असर हमको देखने को मिलता है डाइलेक्ट्रिक्स के साथ। एंड इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला CD is K times of C air। ठीक है, इस चीज का सिंपल भाषा में क्या मतलब है कि अगर मेरा कैपेसिटर का हवा में 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटी है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने रबर भरा, रबर जिसका K का वैल्यू कुछ 8 है, तो 8 दूनी 10 कितना हो जाएगा कैपेसिटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक? 80 हो जाएगा, 80। समझा? मतलब भाई साहब जो 8 कैपेसिटर मिलके कर सकते थे, वो इकलौता मेरा वही कैपेसिटर उसी साइज में उसी तरीके से 80 माइक्रोफेराड का क्षमता दिखाने का ताकत रखता है। और ये चीज जब हमने जाना, ये चीज जब हमने समझा, तो हमारा बत्ती जल गया और हम लोग बोले कि भाई साहब ये तो बहुत मजेदार चीज है, गिरेंगे। लेकिन मुझे अगर 80 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 70 हो, ठीक है, मुझे चाहिए 70 हो, तो मैं क्या करूंगा, वो डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा भरूंगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब कटौती करूंगा, गेटिंग इट। और कभी कभी सपोज रबर बहुत महंगा है, मुझे मिश्रण करना है, तो रबर के साथ में सपोज मैंने लेट्स से कोई प्लास्टिक डाल दिया या माइका डाल दिया, गेटिंग इट, टेफ्लॉन डाल दिया, बहुत सारे मटेरियल्स है, बहुत सारे अलग अलग। तुम अगर कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो उन रेफरेंस बुक्स में आपको रेफरेंस मिलेगा कौन से मटेरियल का कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है, एंड उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। यू वुड कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ थिंग्स। Okay, so that was my main concern, to explain you people that whenever you add dielectric, it becomes multiple times of what it was in air. Now the question is, what if I introduce multiple dielectrics? Just as in right now we know that if there are like couple of dielectrics like this is my parallel plate capacitor, एंड इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भर दिया मैंने, गेटिंग इट, मैंने एक जबरदस्त लेवल पे डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। अब डाइलेक्ट्रिक मैंने पूरा भर दिया, पूरा, समझ रहे हो, मैंने पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, पूरा, ये पूरा जो है ना, ये पूरा स्पेस, इस पूरा स्पेस मैंने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है। तो इसका मुझे फॉर्मूला पता है ना, इसका फॉर्मूला C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C एयर हो जाएगा। बट अगर व्हाट इफ मैंने आधा ही भरा, गेटिंग इट, व्हाट इफ मैंने आधा ही भरा कुछ तो डाइलेक्ट्रिक K1 से, एंड बाकी का आधा, ठीक है, मैंने कुछ तो K2 से भर दिया। कर सकता हूं ना भाई साहब, मैं कर सकता हूं, गेटिंग इट, तो कर दिया। तो अभी इसका क्या कैपेसिटेंस रहेगा, व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नाउ, ये एक सवाल बन होता है, गेटिंग इट। या फिर इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सपोज आई स्प्लिट द एरिया, ठीक है, अभी जैसे कि आपको तो पता ही है ना, इसमें एरिया कोने डिस्टेंस कोने, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है, जिसके पहले मैंने डी को स्प्लिट किया था। ठीक है, अभी ए को स्प्लिट कर रहा हूँ भैया, ए को, मतलब क्या कर रहा हूँ, ऐसा मैंने सपोज इधर पे एक मटेरियल भरा, इधर पे एक मटेरियल भर दिया, समझ रहे हो, एक साथ तीन तीन के साथ खेल रहा हूँ भैया। ठीक है, इधर पे कुछ मटेरियल भर दिया मैंने, K1 नाम है उसका, देन इधर पे कुछ मटेरियल भर दिया मैंने, K2 नाम है उसका, ओके, देन उसके बाद में इधर पे कुछ मटेरियल भर दिया मैंने, K3 नाम है उसका, गेटिंग इट। तो ऐसे K1, K2, K3 तीन मटेरियल भर दिया, तो अभी उसका सी इक्विवेलेंट क्या रहेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्टली कर नहीं पाते हैं, समझा। ऐसे जो भी क्वेश्चंस है ना भाई साहब, ये तमाम क्वेश्चंस को हम लोग एकदम परफेक्ट तरीके से
नहीं कर पाते हैं यूजिंग द कन्वेंशनल टेक्निक्स विच वी ऑलरेडी नो। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मेरा एक टेक्निक का सहारा बहुत काम आएगा। वो टेक्निक यूज करने से ये क्वेश्चंस जो लगभग ऑन एन एवरेज बच्चों के 3.5 मिनट में सॉल्व होते हैं, आपके 1 से 1.5 मिनट में निपट जाएंगे। समझा? half the time. So in order to go through this, you're supposed to just understand what I'm going to teach you in another 10 minutes. So please pay your utmost attention, because वो attention यहाँ पे तुमको बहुत सारे मार्क्स देने वाला है। कॉन्सेप्ट तो मैंने तुमको बता दिया, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि अगर तुमको ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना के दिया हुआ नजर आता रहेगा इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है, एंड सपोज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी, जैसे कि आपको तो पता ही है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, है क्या नहीं? एंड व्हाट यू से मैन, दैट एरिया स्टफ, दिस इज द एरिया ओवर हियर। ये जो एरिया वाला भाई है इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब दो चीजें बढ़ती है ना यहाँ पे, या तो बढ़ता है डी या तो बढ़ता है ए। तो अगर डी बटा, अगर डी बढ़ता है, ठीक है, इस तरीके से अगर आपका डी बढ़ता है तो इसको मैं कैसे दिखा रहा हूं, देखो, इंस्टेड ऑफ शोइंग इट लाइक दिस, व्हाट आई एम डूइंग, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। अगर डी बटा ऐसे, समझा क्या क्या देखा मैंने, ऐसा एस बनाया जानबूझ के, करेंगे इस तरीके से एस बनाया, वापस बनाता हूं। तो अगर आपका डी बढ़ गया ना गाइस इस तरीके से, जरूरी नहीं कि वो हमेशा हाफ सेक्शन हो, कैसे भी हो सकता है। अगर आपका डी बटा, तो वो दो कैपेसिटर्स, ये जो यहाँ पे K1 है, ये जो यहाँ पे K2 है, ये दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे। और अगर आपका ए बढ़ गया, तो दिख रहा है आपको यहाँ पे ए अगर बढ़ गया तो ये आपका पैरेलल हो जाएगा, गेटिंग इट? ये K1 और K2 यहाँ पे क्या बनेंगे, दो कैपेसिटर बनेंगे ना यहाँ पे ऑब्वियसली। अभी जैसे कि यहाँ पे K1 क्या बनेगा, कुछ तो C1 बनेगा, K2 क्या बनेगा, कुछ तो C2 बनेगा, यहाँ पे भी K1 क्या बनेगा, कुछ तो C1 बनेगा, K2 क्या बनेगा, कुछ तो C2 बनेगा। तो ये चीज को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ सीरीज, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ पैरेलल। अब ये तो मैंने खाली बताया, अब इसको हम यूज करेंगे, करेंगे। जब हम इसको यूज करेंगे तब ये असलियत में हमारे पल्ले पड़ेगा कि भाई साहब ये है क्या चीज और इसको करना कैसे है। बट बिफोर दैट ये चीज आप अपने बुक में अपने हाथों से बना लीजिए। तो देखो इसका यूज देखो कैसे होने वाला है। क्वेश्चन दिया है हमको ऐसे, ठीक है, मैं एमसीक्यू नहीं बना रहा, मैं क्वेश्चन ही बना रहा हूँ सीधा। क्वेश्चन दिया है ऐसे, और क्वेश्चन में बोला है कि ऊपर की तरफ एक मटेरियल है यहाँ पे, एंड नीचे की तरफ भी एक मटेरियल है। दोनों मटेरियल अलग है, ठीक है, दोनों मटेरियल हमारे जान पहचान के नहीं है भाई, दोनों मटेरियल कुछ तो अलग है। ऊपर वाले का डायरेक्ट्रिक कुछ तो K1 है, नीचे वाले का डायरेक्ट्रिक कुछ तो K2 है, ठीक है। बटा ऐसे ही कि भाई जो यहाँ पे D है वो D/2 हुआ है, और यहाँ का भी जो D है वो D/2 हुआ है। और आप देखेंगे जो ऊपर का एरिया है, एरिया हमारा एकदम इंटैक्ट है भाई साहब, एरिया दोनों का सेम है। तो गाइस मुझे बताओ, अगर D बटा मतलब क्या बना, D बटा मतलब क्या बना, सीरीज बना, गेटिंग इट? तो अगर सीरीज बन गया तो व्हाट इज कैपेसिटर्स इन सीरीज का फॉर्मूला, दो कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, Product of 2 upon addition. Product upon addition. Yeah, it is product of 2 upon addition of 2. तो we can do that, और या फिर अपन 1 upon से भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर निकल के आ जाता है। तो मैं फिलहाल तो 1 upon से करता हूँ क्योंकि थोड़ा इसमें ना वो जल्दी सॉल्व हो जाता है ये वाले चक्कर में। तो 1 upon C इक्विवेलेंट वुड बी नथिंग बट, अभी ये वाला पार्ट हमारा C1 रहेगा, ये वाला पार्ट हमारा C2 रहेगा। तो दिस वुड बी 1 upon C1 प्लस 1 upon C2, ऐसे होएगा। अब यहाँ पे कोपचे में जरा C1 को सॉल्व करते हैं। कि C1 का क्या फॉर्मूला रहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, C1 क्या रहता है, इट इज A1 K1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1। ओके, तो A1 तो भाई साहब A ही है, K1
K1 ही है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन है। D1 कितना है रे? हाउ मच इज D1? D1 इज D/2। तो यहाँ पे नीचे D ऊपर 2, समझा? D/2 ऐसे समझ गया ना? अभी ये थोड़ी बताऊंगा। सिमिलरली C2 क्या आएगा? C2 रहेगा A2 K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2। तो A2 तो A है, K2 भी K2 है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन है, और D2 इज D/2। ओके, तो अभी क्या, अभी उठा के यहाँ पे भरो, लेकिन भरते वक्त कैसे जाएगा? ये भरते वक्त उल्टा सिल्टा जाएगा ना रे, इन्वर्टेंडो हो जाएगा ना उसका। तो C1 की जगह पे जब मैं रखूंगा नीचे 1 अपॉन, तो यहाँ पे ये A1 K1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 जो है ऊपर चला जाएगा। फिर सॉरी, और D1 का वैल्यू पुट कर दिया ना हम लोगों ने, डायरेक्टली लिख देता हूँ ना। ये क्या है, नीचे 2A1 K1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऊपर D जाएगा, प्लस इधर पे D अपॉन 2A K2 एप्सिलॉन नॉट करके आ जाएगा। कुछ कॉमन आते हुए दिख रहा है क्या रे? कुछ कॉमन आते हुए नजर आ रहा है? D/2 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, D/2 ये A1 भी नहीं है, ये A ही है, ये वाला भी, वो भी कॉमन आ जाएगा। तो नीचे ऊपर D, नीचे 2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, और इधर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ठीक है, तो देयरफॉर C इक्विवेलेंट ये D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा रे? K1 प्लस K2 अपॉन K1 डॉट K2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, अब वही ना, इन्वर्टेंडो लास्ट में फाइनल आंसर के लिए C इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल्स टू 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K1 डॉट K2 अपॉन K1 प्लस K2। So that's the final answer. That's how you're supposed to solve this kind of question. पहला क्वेश्चन, अब जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में ये हमारा कैपेसिटर, ठीक है, और भाई साहब ने कैपेसिटर को ऐसे ऐसे डिवाइड किया, ऐसे मतलब जानबूझ के, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट K1 वाला पार्ट है भैया, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये K2 वाला पार्ट है। आप देखेंगे D इंटैक्ट है एज इट इज, दोनों का D सेम है, बट इधर पे ये 3A/4 लिया है, और ये वाला पार्ट A/4 है, मतलब एक 3/4 तक उपाय किया है और एक 1/4 तक उपाय किया है, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या ये C1, ये C2, A बटा तो पैरेलल, पैरेलल मतलब C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? C1 प्लस C2 करके, ठीक है। देयरफॉर C1 का क्या फॉर्मूला होता है? सेम प्रोसेस ना, C1 इज A1 K1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1। तो व्हाट इज A1 मैन? व्हाट इज A1? A1 here is 3A अपॉन 4, ठीक है, A1 का वैल्यू। K1 is K1, epsilon naught is epsilon naught, and D1 is simply D. Okay. Similarly, C2 would be A2 K2 epsilon naught upon D2. So A2 is A/4, K2 is K2, this is epsilon naught, and D2 is D. तो यहाँ पे ये हमको मिला C2 का वैल्यू, और ये हमको मिला C1 का वैल्यू। अब वो दोनों वैल्यू उठा के ला के करेंगे सबमिट। C1 की जगह पे रखेंगे तो नजर आएगा 3A K1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4D। C2 की जगह पे ला के रखेंगे तो ये हो जाएगा A K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4D। 4D मजे नहीं लाइफ। फाइनल आंसर सेम है ना रे? नीचे गेटिंग इट? तो कॉमन ले लेंगे ना उसको, तो कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा? कॉमन क्या आएगा रे? A epsilon epsilon naught upon 4D। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4D कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में बच जाएगा 3K1
प्लस K2। ये देखो ऐसा तुमको ऑप्शन में नजर आएगा, उसको मारने का टिक एकदम बड़े लेवल पे, फटाक से टिक मारने का उसको। ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब इसका। डन। Done, sir. चलो अभी एक सिंपल क्वेश्चन है, सेम स्ट्रक्चर का, बट मैं तुमको दे रहा हूँ सॉल्व करने को, ठीक है? आप लोग सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या उसका आंसर होना चाहिए। सेम कैटेगरी, ऐसा कैपेसिटर है और इधर पे ऐसे हमने इधर पे K1 भरा है, यहाँ पे K2 भरा है, डिस्टेंस स्प्लिट नहीं हुआ है, एरिया जो है वो एक जैसा बढ़ गया, इधर पे भी एरिया A/2 है, इधर पे भी एरिया A/2 है, ठीक है? तो मुझे C इक्विवेलेंट का वैल्यू बताइए आप। चलिए चलो चले आगे की तरफ। इसका क्या आंसर आया था बोला आप लोगों ने? C इक्विवेलेंट का इसका क्या आंसर आया? E epsilon naught by 2D On bracket 2D K1 plus K2. K1 plus K2। Okay, this is what is the answer is। Okay, चलो अब कहानी में लाते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट। हम अरेंजमेंट क्या 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 करने वाले भी है, तो ऐसे ही ना भाई साहब, इतना ही तो है तो यही। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम मार रहे थोड़ा सा स्टंट, ठीक है? हमने ये बांटा इधर से ऐसे। अब तुम लोग क्या सर सेम सम दीदी, अरे नहीं रे रुक तो, और इसको बांटा इधर से ऐसे, समझ रहे बात की गहराई को, समझ रहे क्या? मतलब ये पूरा, ठीक है, ये पूरा हमने कुछ तो एक डाइलेक्ट्रिक K1 से भर दिया, और ये वाला भाई साहब को हमने K2 से भर दिया, और ये जो है ये वाला ये K3 से भर दिया रे, ठीक है? अभी अभी कैसे करोगे? अभी क्या करोगे? उन्होंने बोला है ये D/2 है और ये D/2 है, इधर ये A/2 है और ये भी A/2 है, ऐसा उन्होंने बोला है। C इक्विवेलेंट निकालने बोला है। कैसे निकालेंगे रे C इक्विवेलेंट को? तो पहले सीरीज का करके फिर उसके बाद बराबर, ठीक है। मतलब हाँ, मतलब क्या अभी क्या मल्टीपल, ये C1 है तो ये C2 हो जाएगा और ये हो जाएगा C3। ये C1 ये C2 ये C3 ऐसे तीन चीजें हो गए यहाँ पे ना? अब ये C2 C3 है सीरीज में और उनका कॉम्बिनेशन है C1 के साथ पैरेलल में। डू यू अग्री? Yes, sir. हाँ है क्या नहीं? ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से, तो आपको दिखेगा C2 और C3 के बीच में ये S बटा है, ये S ने ऐसा बांट दिया ना भाई, देखो ना D को ऐसे बांट दिया ना ऐसे, गेटिंग इट? तो ये सीरीज हो गया, और यहाँ पे ये A बढ़ गया ना रे इधर पे पैरेलल वाला, गेटिंग इट? समझे क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे मतलब। हाँ सर समझा। ठीक है, विश्वास कर रहा हूँ। तो अगर C2 C3 सीरीज में है, यहाँ पे C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो उनका C इक्विवेलेंट क्या आएगा? 2A epsilon naught upon D K1 K2 upon K1 plus K2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मतलब इन शॉर्ट सीरीज का तुमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, है क्या नहीं? CS इज नथिंग बट C2.C3 अपॉन C2 प्लस C3 किया रहेगा यहाँ पे, गेटिंग इट? एंड उसका जो कॉम्बिनेशन आया CS, दैट CS एंड C1 आर इन पैरेलल, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होएगा? उसका इक्विवेलेंट होएगा CS प्लस C1, गेटिंग इट? ठीक है, तो आप CS का बताएंगे वैल्यू, कैसे किया बताएंगे? पहले मैं लिख दूं क्या यहाँ पे C1 कौन है? ठीक है, C1 का वैल्यू आएगा A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C2 का वैल्यू आएगा A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये 2 कट हो जाएगा और आएगा A K2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सिमिलरली C3 का भी आएगा A K3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है?
तो ये तमाम फॉर्मूलेज हमारे यहाँ पे C1, ये है C2 और ये है C3। इनको आपको उठा के यहाँ पे डालना है, आपको CS मिलेगा, फिर आप ये डालेंगे तो आपको C इक्वल मिलेगा। CS कितना मिला, किसी को मिला CS? कुछ आया? चलो एक काम करो, करो ये जितना बताया मैंने पुट करो, लास्ट का आंसर बताओ मुझे, बीच का भी बताना, पहले करना लेकिन किया तो क्या आया, CS का वैल्यू क्या आया? D A epsilon naught by D ब्रैकेट में K2 डॉट K3 अपन K2 प्लस K3। हाँ K2 डॉट K3 upon K2 plus K3 अपॉन K2 प्लस K3। ओके, ये आया। तो अभी CS के टाइम पे, अभी C इक्विवेलेंट के टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। इधर ये K2 डॉट K3 अपॉन K2 प्लस K3 आया, प्लस C1 की जगह पे A K1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D ऐसे आया। अभी इसमें से पूरा कॉमन निकालेंगे, एकदम भयंकर लेवल पे कॉमन निकालेंगे, तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और इधर अंदर रह जाएगा K2 डॉट K3 अपॉन K2 डॉट K2 प्लस K3 प्लस K1 अपॉन 2, ऐसा बच जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और फाइनली जो आंसर दिखेगा वो दिखेगा K1 प्लस 2 K2 K3 अपॉन ट्वाइस ऑफ K2 प्लस K3। अभी बच्चा पूछता है सर कहाँ तक करना है, मतलब कैसे कैसे मालूम पड़ेगा इधर रुकना है? ऑप्शंस देख के तुमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे रुकना था, करेंगे ऑप्शंस तुमको क्लियरली ये चीज बता देंगे। बढ़िया, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर? इज दिस टॉपिक क्लियर? ये पूरा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पे, ये कुछ इस तरीके से ही करना था आपको। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। थोड़ा तेज करने का, तेज, गेटिंग इट? थोड़ा तेज इसलिए करने हैं क्योंकि अभी सर्किट वाले क्वेश्चन है, नए नए टॉपिक भी सीख चुके हैं, एंड सर्किट के क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो फिर बोर मार दे रहे, इसलिए हर लेक्चर में एक आधा घंटा 15 मिनट अगर करेंगे अपन सर्किट वाले क्वेश्चंस, थोड़ा पट 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 हो जाएगा अपना। चलो, तो यहाँ पे ये रहा अपना क्वेश्चन आपके सामने, यू कैन सी क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द पॉइंट्स A एंड B। तो ये है पॉइंट A यहाँ पे, ये है पॉइंट B यहाँ पे, तो A एंड B के बीच में आपको निकालना है, और ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आपको एक्सट्रीम एंड से शुरू करना चाहिए, समझ रहे? एक्सट्रीम एंड से, एक्सट्रीम एंड से मतलब क्या? अब देखना यहाँ पे ये A और B का एक्सट्रीम एंड, तो ये है 6 और 6, तो ये 6 और 6 सीरीज में है, फिर इससे जो भी बनेगा वो इसके साथ में पैरेलल में आएगा, फिर वो ये और ये सीरीज में होंगे, तो उससे जो आएगा वो इनके साथ पैरेलल में आएगा। ये मैंने हिंट दिया, अब सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, स्टेप 1 जो है सॉल्विंग का, स्टेप 1 में ये 6 और ये 6 सीरीज में, तो सीरीज में क्या होएगा, उसका हाफ हो जाएगा ना, सीधा C/2 हो जाएगा ना रे, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, तो 6 6 3 हो जाएगा, फिर 3 3 पैरेलल में है, गेटिंग इट? 3 3 पैरेलल में है तो वापस से ये 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर ये ऐसा बन जाएगा, फिर वापस से ये 6 6 सीरीज में है, तो 6 6 सीरीज में हाफ होके वापस से क्या बन जाएगा रे, 3 बन जाएगा, गेटिंग इट? फिर ये 3 और ये 2 एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, पैरेलल में ये ऐड होके 5 माइक्रोफैराड के बन जाएंगे। So this is how you're supposed to understand this. Getting it? This is how you're supposed to solve this. Simple सा क्वेश्चन है भाई साहब, टाइम नहीं लगना चाहिए था इसे। ये लो, दिस इज, अभी ये आज तुम्हारे सामने आया है
बट इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग फाइनाइट लैडर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नोन एज फाइनाइट लैडर। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सब चीज तुम बहुत इन डिटेल सीखने वाले हो। अभी तो फिलहाल सिखा रहा हूँ तुमको, मैं प्रॉपरली वैसे ही सिखा रहा हूँ, बट द थिंग इज ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेन क्रक्स है, ये वहां से प्रकट हुआ है ये सब चीज। तो देखो क्वेश्चन देखो क्या है, यू कैन सी। इसको लैडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे सीढ़ी के जैसा नजर आता है, जैसे लैडर है क्या नहीं, लैडर ऐसे लैडर रहता है, ठीक है नहीं, इस तरीके से लोग चलते जाते हैं इसमें से एक 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 करके, करेंगे ना। तो ये वो लैडर का जैसा दिखता है करके इसको फाइनाइट लैडर। फाइनाइट क्यों? क्योंकि ये छोटू सा ही है, रिपीट होता है। तो लैडर में ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये जो रिपीट हो रहा है यहाँ पे रिपीटेशन में, this particular cheese is known as, this particular thing is known as base of the ladder. Okay, this is the base of the ladder. And ये जो ऊपर दिख रहा है आपको मुकुट, टॉप मोस्ट पॉइंट, ये जो मुकुट है भाई साहब, इस मुकुट को हम लोग क्राउन ऑफ लैडर कहते हैं। Getting it? We call it crown of ladder. This is base of ladder. ठीक है? You just stick and you just keep a screenshot of this particular thing with you all the time because it is going to be very helpful for you. क्योंकि हम लोग आगे जाके जब बात करने वाले हैं तो हम बात करेंगे टेक्निकल जार्गन्स के टर्म्स में। ओके, चलिए। तो गाइस, कैन एनी ऑफ यू टेल मी व्हाट इज आवर क्राउन? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ क्राउन? क्राउन में रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, सॉरी, वो आदत हो गया ना करंट इलेक्ट्रिसिटी से। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ क्राउन? 9 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है गाइस। तो ये हो जाएगा 9/3, है क्या नहीं? CS is C/N, तो C/3 that is 9/3, that is 3 in short, 3 माइक्रोफैराड बन गया। याद रखना, ये चीज याद रखना, कभी भूल मत जाना ये चीज को गाइस, याद रखना। सी क्राउन, हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ क्राउन, कैपेसिटेंस ऑफ क्राउन कितना है? 3 माइक्रोफैराड आया। अब सॉल्व करते सर्किट। अभी तुम बोलोगे सर काहे को ये किया? इसी ऐसी मस्ती में किया, बताता हूँ बाद में क्या किया। सबसे पहले ये 3 भाई साहब सीरीज में है, तो इनका कॉम्बिनेशन सीधा 9/3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का टेक्निक 3 बन जाएगा। ओके, फिर ये 3 और ये 6 कैसे कनेक्टेड है? How are these C3? ये 3 और 6 पैरेलल में कनेक्टेड है भैया। तो ये 3 और 6 पैरेलल अब कनेक्टेड है ये 2 टर्मिनल में, तो कनेक्ट होके जो आएगा क्या होगा? डायरेक्ट ऐड होता है ना पैरेलल में, तो 6 और 3 9 बन जाएगा, और वो 9 आपको यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड नजर आएगा। ये वापस से देख क्या बन रहा है? 999। ये वापस से 999। ये 999 क्या था रे? 999 क्या था? क्राउन था। ये मतलब आफ्टर हर पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन इट इज फॉर्मिंग क्राउन रेजिस्टेंस ओनली। समझा? वापस से वो क्राउन बन रहा है। तो फिर से क्या होएगा? फिर से 999 क्या बनेगा? 3 बनेगा। फिर ये 3 और 6 क्या बनेगा? फिर से 9 बनेगा। ये फिर से 9 क्या बन गया? 3 बन गया। ये मतलब गाइस कहने से अगर ऐसा आइडेंटिकल बेस का लैडर है तो कहना डायरेक्टली से C इक्विवेलेंट would be nothing but equals to capacitance of the crown itself. Getting it? जो क्राउन का कैपेसिटेंस रहेगा वही इसका भी कैपेसिटेंस रहेगा। इतना खतरनाक शॉर्टकट ट्रिक है ना भाई साहब। बच्चा सम सॉल्व ही नहीं करता है, खाली क्राउन वाला पार्ट सॉल्व कर लेता है, खत्म। Getting it? फुकट का मार्क्स है, तेजी से मिलता है। समझा? तो ये ट्रिक याद रखना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। स्क्रीनशॉट लेके रखना इसका और बाद में आराम से बनाते बैठना इसको। तो भाई साहब बढ़ते हैं आगे। देखो आया ये कैटेगरी के क्वेश्चंस। माय गॉड भाई साहब, क्या लेवल में पूछते हैं ये क्वेश्चंस को। सुपीरियर फेमस क्वेश्चंस, हाँ, सुपीरियर फेमस क्वेश्चंस। क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। फिर बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor and also find the charge on them। अभी ये तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है मैंने, जिसमें तुमको से हर एक चीज रगड़ा रहा हूँ, हर एक चीज करवा रहा हूँ।
एग्जाम में ऐसा नहीं होएगा। एग्जाम में या तो वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे या तो चार्ज पूछेंगे, समझा? या तो पोटेंशियल डिफरेंस या तो चार्ज, दोनों साथ में नहीं होएगा, करेंगे दोनों में से कोई तो एक होएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला स्टेप जो है सी इक्विवेलेंट का, कैसे करेंगे सी इक्विवेलेंट का? ये 3 सीरीज में और ये 6 सीरीज है, फिर इनका कॉम्बिनेशन 4 के साथ में पैरेलल में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 और 6 सीरीज, तो 3 और ये 6 कितना होगा रे? 3 into 6 upon 3 plus 6, 18/9, that is 2 माइक्रोफैराड बनेगा, ठीक है। फिर 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होंगे, तो ये 2 + 4 6 माइक्रोफैराड बन जाएगा, समझा? तो ये 6 माइक्रोफैराड मेरा टोटल कैपेसिटेंस हो गया, ओके। अब ये टोटल कैपेसिटेंस होने के बाद में मुझे मौका में अभी सी इक्विवेलेंट जो पूछा था, पहला वाला पार्ट मेरा निकल चुका है, ठीक है। उसका आंसर क्या है? 6 है फर्स्ट वाले पार्ट का। अभी क्या चार्ज निकालना है ना मेरे को, तो चार्ज निकालने का इससे बढ़िया मौका क्या मिल सकता है, क्योंकि चार्ज Q इज नथिंग बट CV, गेटिंग इट? तो यूज करते हैं उस चीज को, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो हर एक जगह पे लगा दिया मैंने, Q इज इक्वल टू CV। ऊपर पे 2 into 6 दैट इज 12 माइक्रोफैराड निकल गया, वहां पे माइक्रोकूलम निकल गया। नीचे पे 4 माइक्रोफैराड है तो 4 into 6 24 माइक्रोकूलम निकल गया। तो टोटल चार्ज पूछा तो टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं? क्योंकि इसमें तो सेम ही रहेगा ना, ऊपर वाले में तेरे को ये जो 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड एक्चुअली 3 और 6 है जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनमें तो सेम चार्ज ही तोड़ने वाला है। तो इसमें से 12 तो उसमें भी 12 ही रहने वाला है, ठीक है। एंड टोटल चार्जेस कितने रहने वाले हैं भाई साहब? तो ऊपर 12 नीचे 24, तो 12 + 24 36 निकलेंगे टोटल, ओके। देन वोल्टेज निकालना है तो V क्या रहेगा? Q/C रहेगा। तो 12/3 4 हो गया उधर वोल्टेज, इधर पे 12/6 हो जाएगा 2 वोल्टेज, नीचे तो 6 ही रहने वाला है क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये था, ये इसको करने का एक बहुत ही बढ़िया मेथड, बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट टेक्निक, धड़ाधड़ सम खत्म होता है। अब अगर तुमको ये सब नहीं जमता है, ठीक है, अगर तुमको ऐसा सब नहीं जमता है तो देखो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू वन मोर मेथड। जैसे तुमने सी इक्विवेलेंट निकाला, उसी टाइम पे क्यू इक्विवेलेंट निकाल लेने का। क्यू इक्विवेलेंट क्या रहेगा? इट वुड बी सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो सी इक्विवेलेंट 6 into 6 36 माइक्रोकूलम। हाँ, क्यू इक्विवेलेंट कितना आया? 36 माइक्रोकूलम आया, मतलब यहां से निकला 36 माइक्रोकूलम, ये हो गया। अब तुमको पता है कि ये दोनों पैरेलल में है, मतलब ये टर्मिनल से कनेक्टेड जो भी है उनमें 6 वोल्ट है, मतलब ये भाई साहब में भी 6 वोल्ट है, इन भाई साहब में अगर 6 वोल्ट है तो यहाँ पे से सपोज मैंने बोला कि इनके अंदर से Q1 गया यहाँ से और यहाँ से गया Q2, तो यहाँ से Q2 गया तो यहाँ से भी Q2 जाएगा क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो मुझे Q1 निकालना है, तो Q1 वुड बी नथिंग बट 4 into वोल्टेज अक्रॉस 4, क्या रहता है रे Q1 क्या रहेगा रे? C1V1 रहेगा ना। C1 कितना है? 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये 4 ही लिख रहा हूं मैं खाली। V1 कितना है? 6, कितना आएगा? 4 6 कितना हो गया? अरे 4 6 तो बोलो भाई। 24 तो ये 24 माइक्रोकूलम हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 24 माइक्रोकूलम हो गया। अभी मुझे बताओ टोटल 36 था, ठीक है। तो Q was equals to Q1 plus Q2 ना, therefore Q2 क्या रहेगा? Q2 would be Q minus Q1। तो 36 में से गए 24, तो Q2 का वैल्यू मिलेगा मुझे यहाँ पे 12 माइक्रोकूलम, समझा? तो ऐसा भी करके मैं मेरा मनोरंजन कर सकता है, सम कर सकता है। वो डायरेक्ट वाला नहीं समझा तो ऐसे कर लूंगा भले, ठीक है। अब वोल्टेज अक्रॉस हर एक निकालना है, तो वोल्टेज अक्रॉस 4 is 6, ऊपर वोल्टेज निकालना है वोल्टेज अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड। तो वोल्टेज का क्या फॉर्मूला रहेगा? इट वुड बी Q/C ना, तो इट वुड बी Q2/3। तो Q2 कितना है रे? Q2 है 12, ओके। तो 12/3 4 वोल्ट होएगा इधर,
ठीक है, अब कॉमन सेंस, पूरा वोल्टेज 6 था, 6 वोल्टेज बटने वाला है, अभी इधर पे 6 में से 4 इधर बटा तो बचा हुआ कितना रहने वाला है, 2 वोल्ट। 2. ठीक है, अगर वो भी तुमको नहीं समझ में आया तुम मेहनत से भी कर सकते हो। ठीक है, क्या रहेगा ये, Q2/6, Q2 कितना है 12, तो 12/6 हो गया सॉल्व। समझे? तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं भाई साहब जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखें और इसको बिना देख के सॉल्व करें, तुम्हारा काम हो जाएगा। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, थोड़ा आसान है, पहले वाले से थोड़ा आसान है। फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। कौन है भाई साहब 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर? देखो ये यहाँ पे, ठीक है, 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इसके अंदर आपको चार्ज ढूंढना है भाई साहब। तो चार्ज ऑफ 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर मतलब आपको उसका कैपेसिटेंस पता होना चाहिए, उसका वोल्टेज पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस तो 5 है, वोल्टेज पता होना चाहिए खाली। तो वोल्टेज 10 है, तो 10 में से कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और बाकी का बचा कुछ है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पता लगाइए कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको यहाँ पे माइक्रोकुलम में Q5 माइक्रोफैराड का आंसर निकल के आएगा। The whole step begins with calculating C equivalent first. ठीक है, पहले C equivalent निकालिए, फिर उसके बाद Q equivalent निकालिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, फटाफट आंसर आना शुरू हो जाएगा। लग जाइए काम पे। चलो भाई साहब, C equivalent हमने डिस्कस किया, 2 और 5 7, 7 और 3 7 × 3/7 + 3 2.1 माइक्रोफैराड आया। Q equivalent आएगा 2.1 × 10 voltage and that would become simply 21 माइक्रोकुलम। मतलब भाई साहब यहां से जो निकला है Q equivalent वो 21 माइक्रोकुलम का है और वही Q equivalent इसमें से गुजरने वाले, ठीक है, और वो इधर आके ऐसे बटेगा, ऊपर Q1 और नीचे Q2 में, गेटिंग इट, ऐसे वो बटने वाला है। तो पहले मेरे को इच्छा हो गया मैं V1 निकालूं, तो V1 में जो निकालूंगा, V मतलब क्या फॉर्मूला बोला मैंने, V मतलब Q/C, ठीक है। तो क्या गुजर रहा है भाई, V में से कौन सा Q गुजर रहा है, तो V में से गुजर रहा है Q इक्विवेलेंट, और C कितना है भाई साहब वहां पे, तो C है 3, तो ये होएगा 21 में से नीचे 3 है, तो आता है आंसर 7 वोल्ट। ओ हो, V1 का वैल्यू 7, तो बाकी का बचा कुचा कौन, बाकी का बचा कुचा V2 रहेगा, तो V2 का वैल्यू आएगा 3 वोल्ट। जिनको नहीं समझा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, 10 में से 7 इधर बढ़ गया, तो बाकी का बचा कुछ 3 इन दोनों के अक्रॉस में बटेगा क्योंकि वो दोनों पैरेलल में है। तो अभी V2 मिल गया, तो मेरा तो सम ही खत्म होने वाला है, क्योंकि देखो मैंने क्या लिखा था, मेरे को इधर पे क्या चाहिए, मेरे को इधर पे चाहिए V, कौन सा V, V2, तो वो V2 क्या रहेगा इधर पे 5 × 3, आंसर आता है 15 माइक्रोकुलम। तो Q अक्रॉस 5 माइक्रोफैराड इस 15 माइक्रोकुलम, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता गाइस। सर मैंने सबसे पहले वो 3 के बदले 7 ले लिया था, इसके लिए वो 30 आया था। अभी मैंने तो नहीं बोला ऐसा करो, हम हमारे खुद के चॉइस से करते हैं भाई। जैन का आंसर परफेक्ट है इसमें। अब अगला हेडिंग तुम्हारे बुक में होना चाहिए, इनफाइनाइट लैडर। अभी तुम बोले कि इनफाइनाइट लैडर में क्या है सर, तो देखिए इनफाइनाइट लैडर में क्या है, ये देखो भाई साहब, इनफाइनाइट लैडर ऐसे इनफाइनाइट ऐसे जाते रहता है भाई, जाते रहेगा भाई साहब, ये देंगे। अब तुम बोलोगे सर मेरे को इसका आंसर मालूम है, इसका आंसर ना क्राउन रहेगा, क्राउन, मजे इधर क्राउन को ही उन्होंने गायब कर दिया है, गेटिंग इट, क्राउन भाई साहब को ही गायब कर दिया है, समझ रहे हो,
लेकिन अपने को तो इतना पता है कि भाई बेस देखो, बेस बेस रिपीट होते जा रहा है, गेटिंग इट, द बेस इज गेटिंग रिपीटेड। व्हाट वी कैन से, वी कैन यूज अ ट्रिक। हम बोलेंगे भाई साहब इनको इतना मल्टीपल टाइम सॉल्व करने के बाद भी, ठीक है, ठीक है, मल्टीपल टाइम सॉल्व करने के बाद भी ये जो बेस है, ये 1 और 2 बेस है ना, यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, तो ये बेस रिपीट हो रहा है। तो हमें पता है कि ये तमाम चीज सॉल्व करने के बाद भी मेरा आंसर क्या आने वाला है, कैपेसिटेंस ऑफ क्राउन ही आने वाला है। फाइनाइट में भी देखा था ना हमने, फाइनाइट में भी वैसे ही हो रहा था। तो कैपेसिटेंस ऑफ क्राउन, लेट अस अज्यूम इट इज कुछ तो x, गेटिंग इट, लेट्स से इट इज कुछ तो x। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम बोलेंगे कि द होल लैडर इज नथिंग बट गोइंग टू बी इक्वल्स टू कैपेसिटेंस ऑफ द क्राउन। ठीक है, ये बेसिकली C मतलब क्या है, ये हमारा कैपेसिटेंस ऑफ क्राउन है। अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, इसको इसके साथ सॉल्व करने के बाद भी आंसर क्या आने वाला है मेरा, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट को इसके साथ में पूरा सॉल्व करने के बाद वापस से CAB का आंसर भी क्या आने वाला है मेरा, क्राउन ही है। वापस से क्राउन ही आने वाले हैं, बिकॉज वो क्राउन रेजिस्टेंस, वो क्राउन कैपेसिटेंस ही रिपीट होते रहता है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई CAB सॉल्व करने के बाद भी मेरा आंसर क्या रहने वाला है, क्राउन रेजिस्टेंस दैट इज C रहने वाला है। तो हम लोग क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, हमको दिख रहा है ये 2 और ये C, ये 2 और ये C कैसे हैं, कैसे हैं, ये सीरीज में है, और इनका कॉम्बिनेशन कैसे है, सामने वाले के साथ पैरेलल में है। तो ये C और ये 2 को हमने बोला कि इट वुड बी इक्वल टू C। तो मतलब क्या होएगा, सबसे पहले इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज 2 इंटू C अपॉन 2 प्लस C, फिर उसके बाद पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है, तो +1 इक्वल्स टू C। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पार्ट को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी के बचा कुचा पार्ट को यहाँ पे भेज देंगे, तो कुछ ऐसे नजर आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने को आता है आपको, सबको आता ही रहेगा ऑब्वियसली। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद में मेरे को एक रूट मिलता है -1 माइक्रोफैराड, एक रूट मिलता है 2 माइक्रोफैराड। अभी ऐसा कोई कैपेसिटर का वैल्यू नेगेटिव होता है कह रहे, नहीं, कोई भी कैपेसिटर का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो कैपेसिटर का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, तो फिर जो पॉजिटिव वाला है वही आंसर होता है। Therefore, equivalent capacitance of the infinite ladder is 2 माइक्रोफैराड। समझा टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से नोट